सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो संडे का स्पेशल इशू आपका पब्लिश होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो थोड़ा समय लग जाता है इसको प्रिपेयर करने में, और संडे का जो डेट है उसमें आपका समय का भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। तो पहले आई हैव टू रिकॉर्ड इट, देन मैं आपके लिए लाइव करता हूँ। और ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स डिस्कस लैमेटा फॉर्मेशन। ये भी एक टॉपिक है। लैमेटा फॉर्मेशन क्या है, माइक्रो आरएनए एंड कैंसर। सेसिलियन क्या है, माइक्रोबायोम डिसफंक्शनल क्या है, डोमेस्टिक गोट एज अ ड्रग फैक्ट्री, सुप्रीम कोर्ट ऑन मैरिज लॉस, T1 प्लस सेटलमेंट साइकिल। तो देखो, ये टॉपिक आपका इकोनॉमी का हो जाता है। दिस टॉपिक इज पॉलिटी गवर्नेंस सोसाइटी का है। उसके बाद ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये सब साइंस का है। ये टॉपिक आपका ज्योग्राफी का हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज सौरभ पांड्या। अगर आई इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अकेडमी से नहीं जुड़े हैं, जरूर से जुड़े। मेरे द्वारा भी कोर्सेस आ रहे हैं, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ में ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो लास्ट डेट इसको इंक्रीज कर दी गई है, दैट इज जनवरी 31। उससे पहले आपको जुड़ना है। अब देखो, जो अमाउंट आप देख रहे हो 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन का, इसमें आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि आप ये एक कोर्स के लिए है, ये जितने सब्जेक्ट्स 18 महीने तक जिनके लाइव क्लासेस आएंगे सब एक्सेस कर सकते हो। मतलब आपकी पूरी इसमें प्रिपरेशन इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड है। तो कैसे करोगे, अनअकैडमी.com में जो यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, और यहाँ पे SPLIVE कोड डाल दो। देखो, ये कॉम्बो है। जैसे ये प्लस कॉम्बो, आप ये देखो, कॉम्बो अगर आप लोगे तो ये थोड़ा सा अमाउंट ऐड करने से आपके पास ऑप्शनल भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये आप याद रखो कि ये पे जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों चीजें इसमें इंक्लूडेड है। जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूडेड है, और प्लस ऑप्शनल भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। लाइक जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं सभी के जो ऑप्शनल है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सारी चीजें, सारा जितना भी आपको पढ़ना है सब कुछ इंक्लूडेड है। सो ये जैसे आरंभ बैच 2024 के लिए शुरू हो रहा है, प्रीलिम्स के लिए अगर देखा जाए, मेंस के लिए देखा जाए, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस एनसीईआरटी भी अलग से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ मुझे एनसीईआरटी करना है 6 से 12 तक की, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो कोड याद रखना है। तो कोड है दैट इज SPLIV। इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी सेंटर यूपीएससी सीएससी का ओल्ड राजेंद्र नगर में है, तो उसको भी आप जाके विजिट करें। जो स्टार्ट है बैच 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। टॉप एजुकेटर्स, जो टॉप टीचर्स इंडिया में जिनको बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस भी है, उनके द्वारा जो क्लास है वो आपकी ली जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट। 90 फॉसिल फ्यूल टेस्ट belonging to India's largest, we can say, dinosaurs uncovered. So 90 fossil fuels nest belonging to India's largest dinosaurs अनकवर्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, रिसर्चर्स ने लगभग 92 नेस्टिंग साइट्स, जिसमें 256 फॉसिल एग्स इन सेंट्रल इंडिया, नर्मदा वैली में ये आपका मिला है। ये टाइटानोसॉरस, मतलब आप मानो कि डायनासोर्स के जो एक रिमेन्स है वो आपके मिले हैं। लार्जेस्ट डायनासोर्स जो आज तक रहा है, तो उसके एग्स मिले हैं। तो यहाँ पे एक टर्म यूज्ड है दैट इज़ लामेटा फॉर्मेशन, जो कि नर्मदा वैली में लोकेटेड है। और ये अपने फॉसिल्स के लिए, जो डायनासोर्स के फॉसिल्स हैं, मतलब जो रिमेन्स है डायनासोर्स के, उसके लिए जाना जाता है। तो लामेटा फॉर्मेशन आपको याद रखना कहाँ लोकेटेड है। ये मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द डेक्कन ट्रैप। ठीक है, डेक्कन ट्रैप की अगर आप बात करो तो जैसे इवन डेक्कन ट्रैप जिसमें वॉल्केनिक इरप्शन आपका हुआ था, फिर वो सेटल किया था, और फर्दर जो सेटल होने के बाद यही वॉल्केनिक इरप्शन का सॉइल क्रिएट हुई थी। तो ये पूरा उसे हम डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं। तो बहुत पुराने टाइम का है, जिसे हम मैस्ट्रीचियन एज भी वी यूज दिस टर्म। तो लामेटा फॉर्मेशन क्या है कि बहुत समय जो सेडिमेंट, जैसे बहुत सारे सॉइल और ये सब इकट्ठा होते गए, लावा के रिमेन्स जो है वो इकट्ठा होते गए। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में आपका लामेटा फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये अभी जो फाइंड किया गया है वो नर्मदा वैली के अंदर लोकेटेड है। जिस तरीके से नेस्ट जो मिला है, जैसे जो अंडे है नेस्ट में प्रेजेंट है, इसके फॉसिल्स मिले हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया कि ये लोग अपने जो एग्स हैं एक शैलो पिट्स के अंदर रखते थे, शैलो पिट्स के अंदर, जैसे मॉडर्न डे जो क्रोकोडाइल है उसकी तरह। तो यहाँ पे ये कहा जाता है एग्स इन एग। ये एक रेयर केस देखने को मिलता है, जो कि आज के समय में मॉडर्न बर्ड्स में देखा जाता है। तो यहाँ पे एग्स इन एग का जो कंसेप्ट है, ये भी जो एक रिप्रोडक्टिव
तरीका है, जैसे मॉडर्न बर्ड्स हैं अपना जो अंडे देती हैं उसी प्रकार से और किस तरीके से अरेंज करती हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो सिक्वेंशियल मैनर के अंदर जिस तरीके से मॉडर्न बर्ड्स आपका ये एग्स प्रेजेंट करती हैं, उसी प्रकार वी कैन से ये जो टाइनासोरस है उसका भी रिमेन्स देखने को आपका देखने को मिला है। तो नेक्स्ट देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर्स मोर इनसाइट ऑन हाउ हार्मोनल थेरेपी वर्क। अब देखो इसमें क्या प्रश्न आपके लिए बनेगा, आपके लिए बनेगा जो प्रश्न वो है हार्मोनल थेरेपी, हार्मोनल जो थेरेपी हार्मोन्स का इस्तेमाल करके क्या किया जा सकता है। तो ये एक साइंस टेक का बहुत अच्छा टॉपिक आपके लिए फ्रेम हो सकता है। तो जैसे आपके पास जीन थेरेपी एक टॉपिक आ जाता है, जीन साइलेंसिंग एक टॉपिक आ जाता है, इसी तरीके से जो हार्मोनल थेरेपी है उस पर भी एक प्रश्न आपके लिए साइंस टेक का क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली जो ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर की बात की गई, तो कैसे हार्मोनल जो थेरेपी है उसके माध्यम से जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको आपका कम किया जा सकता है, या तो उस पे थोड़ा सा इसमें हाईलाइट किया गया है। तो जो प्रश्न आपके लिए फ्रेम होगा दैट विल बी रिलेटेड विथ कि बेसिकली हार्मोनल थेरेपी होती क्या, हार्मोन्स होते हैं ना, जैसे बहुत सारे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि माइक्रो आरएनए क्या होता है। माइक्रो आरएनए, डीएनए आपने पढ़ा होगा। तो माइक्रो आरएनए क्या है, दे आर स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स जिसमें 21 से 23 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जैसे मान लो एडेनाइन, थाइमीन, ग्यूएनाइन, साइटोसाइन, इनसे जुड़ के डीएनए भी बनता है। जैसे मान लो ये डीएनए है, तो डीएनए में क्या है, डबल स्ट्रैंड होते हैं, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड हो और लगभग 21 से 23 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हें हम माइक्रो आरएनए शब्द इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, वायरसेस में भी आपके मिलते हैं, और ये कई प्रकार के आरएनए साइलेंसिंग और जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। देखो आरएनए साइलेंसिंग का मतलब क्या होता है, आरएनए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। जब आप बात करते हो ना, तो इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन फॉर्मेशन। तो आरएनए को साइलेंट करना मतलब उसके फंक्शनिंग को साइलेंट करना, और प्लस कई सारी जो जीन्स है उसके एक्सप्रेशन, मतलब जीन जैसे आपका बॉडी है, कैसा स्ट्रक्चर है, प्लांट्स का बॉडी स्ट्रक्चर, जो भी आप देखो हर चीज़ जीन पर निर्भर करती है। तो जीन किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करती है, उस चीज़ को भी, उस फंक्शन को भी रिड्यूस किया जा सकता है। तो चाहे जीन एक्सप्रेशन की बात करें, चाहे प्रोटीन की बात करें, फॉर्मेशन की, आरएनए साइलेंसिंग की बात करिए, जीन के एक्सप्रेशन के लिए उसको किस प्रकार से रेगुलेट करना है, उसमें ये माइक्रो आरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा रोल होता है। तो अभी 2018 में एक जो टीम है उन्होंने हाईलाइट की कि जब ब्रेस्ट कैंसर जो सेल्स होते हैं ये प्रोजेस्टेरॉन और दो जीन्स से आपका ट्रीट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे SGK1 और NDRG1, इस दो जीन्स के साथ, और ये जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन की अगर हम बात करें, तो इसके माध्यम से जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर सपोज करो, अगर इफ़ दे आर ओवर एक्सप्रेस्ड, ये दोनों जीन्स हैं, इफ़ दे आर ओवर एक्सप्रेस्ड प्लस ये हार्मोन है, तो इसके माध्यम से ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो एक्सप्रेशन है, कुछ ऐसे माइक्रो आरएनएज होते हैं, लाइक दीज माइक्रो आरएनएज वाज रिड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द हार्मोन ट्रीटमेंट। जैसे जैसे ही आप कह सकते हैं कि जो हार्मोन का ट्रीटमेंट हो, मान लो प्रोजेस्टेरॉन से अगर ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ये जो माइक्रो आरएनएज हैं इनका जो एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस हो जाता है। अभी जैसे हमने क्या देखा कि जो माइक्रो आरएनएज होते हैं, इसकी डेफिनेशन डिस्कस की, तो ये कहीं ना कहीं दीज माइक्रो आरएनएज, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल बनता है जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना, साथ में आपके जो आरएनए को साइलेंस करने में भी इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो दे रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ SGK1 जीन। और ये जीन और दूसरी जो जीन अभी हमने देखा है, ये जो जीन है या दूसरी जो जीन है, दीज जीन्स आर बेसिकली, इनको रेगुलेट किया जाता है, इनके फंक्शनिंग को रेगुलेट किया जाता है, जिससे कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको ट्रीट किया जाए। तो यहाँ पे जो 2 माइक्रो आरएनए है, नॉर्मल फंक्शन जो 2 माइक्रो आरएनए का है कि ये जो SGK1 एंजाइम है प्रोड्यूस होता है, उसको रिड्यूस करना। अगर लेवल माइक्रो आरएनए का ड्रॉप करता है तो जो अमाउंट है SGK1 एंजाइम वो उसका इंक्रीज हो जाता है। देखो सिंपल से, इसे बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं जाना है, आप बस इतना समझो, SGK1 जीन है, SGK1 जीन के अमाउंट, ये एक जीन है। और अभी हमने डिस्कस किया कि जो माइक्रो आरएनए की डेफिनेशन डिस्कस की, माइक्रो आरएनए की जो डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि ये जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। तो ये जो है SGK1 जो जीन है इसको रेगुलेट करेगा। अब ये इसके अमाउंट को इंक्रीज डिक्रीज रेगुलेट, इसके लिए हमें हार्मोन से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो हमने एक हार्मोन से ट्रीटमेंट करके इसके अमाउंट को इंक्रीज डिक्रीज रिड्यूस जो भी है हमने किया, उससे इस जीन को कंट्रोल किया। तो माइक्रो आरएनए, SGK1
और प्लस जो हार्मोन है उसके माध्यम से हमने ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट किया। तो यहाँ पे जब हार्मोनल थेरेपी है तो उसमें इतना ही लिख देना। अब इसमें देखो बहुत ज़्यादा टेक्निकल लिखा हुआ है, अगर आप रीड करना चाहो तो वो आप रीड कर सकते हो इसमें कि किस तरीके से ये काम आपके एकदम से कवर किस तरीके से ये जो है कार्य करते हैं। इसमें एक टर्म भी जैसे ये लिखा हुआ है, इसका पीडीएफ में सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो जो ट्रीटमेंट है ब्रेस्ट कैंसर सेल्स का विथ प्रोगेस्टेरॉन रिजल्ट इन डाउन रेगुलेशन ऑफ लॉन्ग एनकोडिंग लिंक आरएनए नोन एज डाउन सिंड्रोम सेल एडेशन मॉलिक्यूल। ये जो एक प्रकार का मॉलिक्यूल है उसके रेगुलेशन में भी वी कैन से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। अगर आप जो ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स हैं, जैसे मान लो जो सेल्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिवाइड हो रहे हैं, उन सेल्स को इस हार्मोन से ट्रीट करोगे तो दैट विल हेल्प टू रेगुलेट दिस। इसके रेगुलेशन के बेसिस पर भी जो ब्रेस्ट कैंसर सेल्स आपके होते हैं, जो एक जगह से कैंसरस सेल्स होते हैं जो दूसरी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकते हैं, तो उसके माइग्रेशन को भी रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको ये समझना है, जो लिखना है अगर हार्मोनल थेरेपी आएगी कि जो प्रोजेस्टेरॉन है उससे ट्रीटमेंट के माध्यम से कुछ जीन का एक्सप्रेशन प्लस कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे डाउन सिंड्रोम सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं उनको रेगुलेट करके हम ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं। लाइक जो ट्रीटमेंट है फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर का, उसको ट्रीट किया जा सकता है। सिमिलरली जैसे कुछ एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ब्रेस्ट कैंसर सेल्स में होते हैं वो भी आपके इंक्रीज हो जाते हैं। देखो ये बहुत ही टेक्निकल है, बस आपको एक चीज जैसे मैंने आपको बताया कि हार्मोनल थेरेपी के अंदर आप हार्मोन का इस्तेमाल कर रहे हो जिसके माध्यम से जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे DSCAMA जैसे मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो इतना लाइन आपको याद रखना है, ठीक है। और इन्हीं के हार्मोन्स के ट्रीटमेंट के बेसिस पर ही जो अमाउंट है माइक्रो आरएनए का, माइक्रो आरएनए क्या हमने डिस्कस किया, क्या होता है वो डिस्कस कर लिया। तो माइक्रो आरएनए के अमाउंट को भी इंक्रीज डिक्रीज या रेगुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं डोमेस्टिक गोट एज अ ड्रग फैक्ट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें जैसे पहले के टाइम पे या आज भी देखोगे तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखो गोट का मिल्क ड्रिंक करना चाहिए, गोट का मिल्क अगर आप ड्रिंक करोगे तो ये फायदा होता है, डायबिटीज के पेशेंट को करना चाहिए। कई लोग मानते हैं कई नहीं मानते हैं, बट अभी देखो ये क्या कहता है। पहले जो सक्सेस था ATRYN एट्रिन करके था, ये द ट्रेड नेम ऑफ गोट प्रोड्यूस एंटी थ्रोम्बिन 3 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या है, गोट के मिल्क में ये प्रोड्यूस होता है, तो कोई ड्रिंक करता है तो उसमें ये मॉलिक्यूल आ जाता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ब्लड में क्लॉटिंग ना हो। तो जो इंडिविजुअल, कई लोग होते हैं ना जैसे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है इस प्रकार से, तो यहाँ या ब्लड क्लॉटिंग हो रही है तो उसको फ्री करने के लिए खासतौर से जो हार्ट पेशेंट होते हैं तो उनको ये जो गोट का मिल्क है वो ड्रिंक जरूर से करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है फिर आपको एक्सटर्नली इस कंपोनेंट को लेना पड़ता है। एंट्रीथ्रोम्बिन जो इंजेक्शन है वो अलग से लेना पड़ता है। तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। कुछ गोट्स होती हैं जिसे हम ट्रांसजेनिक गोट्स बोलते हैं, मतलब आप नई वैरायटी बना रहे हो, कुछ बाहर की जीन्स का को इंट्रोड्यूस करके नई जो गोट्स हैं वो आप प्रोड्यूस कर रहे हो क्लोनिंग के माध्यम से। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि जो ह्यूमन एंट्रीथ्रोम्बिन जीन है वो उसके प्रेजेंट होती है, और जब आप उसके मेमोरी ग्लैंड, तो अगर अगर ये जीन प्रेजेंट होगी ग्लैंड में, मतलब जहाँ से मिल्क आता है, तो अगर आप उस मिल्क को ड्रिंक करोगे तो ये सारी जो ये जीन्स है वो आपके शरीर के अंदर होंगी, और जो क्लॉट फ्री ब्लड है वो आपका प्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है। देखो एंटीबॉडी क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ आपके शरीर के अंदर गई, एंटीजन गया आपके शरीर के अंदर, जैसे वायरस बैक्टीरिया कुछ आपके शरीर के अंदर फॉरेन पार्टिकल एंटर किया, तो उसके प्रति आपका शरीर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं इसको अगर आप लैब के अंदर इसको प्रोड्यूस करते हो, मतलब लैब के अंदर आप इसको बना रहे हो, जो भी एंटीबॉडीज हैं उसको अगर आप लैब के अंदर बनाते हो तो उसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं। तो यहाँ पे सेटू एक्सीमैब करके है, तो ये रिसेंटली एंटीबॉडीज को अप्रूव किया गया है। FDA मतलब ये US का आप ड्रग अप्रूवल के रूप में आप मानो एक अथॉरिटी है। तो यहाँ पे क्या ये एक एंटी कैंसर ड्रग है लंग कैंसर के लिए। तो ये जो मॉलिक्यूल, ये जो आपका एंटीबॉडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, वो ड्रग आप कह सकते हैं इसको इस्तेमाल किया जा सकता है लंग कैंसर से लड़ने के लिए। अब ये भी कहा गया कि जो मिल्क्स हैं वो गोट के मिल्क के अंदर ये प्रोड्यूस आपकी की जाती है,
मतलब इट कैन बी प्रोड्यूस्ड, ये हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पे एक टर्म देखो, एक तो फार्मास्यूटिकल, एक ये फार्मा शब्द, क्योंकि गोट लाइफ स्टॉक फार्मिंग के अंदर आती है। तो आप खुद इमेजिन करो कि ऐसी गोट्स को बनाया जा सकता है जो कि इन जीन्स, ये जो जीन है मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है उसके मिल्क को, और आप जब उसको ड्रिंक कर दोगे तो ये सारी चीज़ें आपके शरीर में अपने आप चली जाएंगी, तो कोई दवा अलग से लेने की जरूरत नहीं है, और आपका शरीर भी हेल्दी रहेगा। तो ये एक टर्म आप याद रखो, दैट इज फार्मास्यूटिकल। फार्मा में पीएच आता है, ये फार्मर मतलब फार्मर वाला या फार्म वाला फार्मा है। तो ये किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोबायोम डिसफंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो माइक्रोबायोम शब्द का क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी अगर अगर आप देखो कि बहुत सारे जो, ये टॉपिक साइंस का टॉपिक है, तो माइक्रोबायोम क्या होता है, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो शरीर है, इंटेस्टाइन, उसमें बहुत तरीके के बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, और वो एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है विद इन आवर बॉडी, और वो बहुत हमें प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारे डिजीजेस से। तो इसे माइक्रोबायोम शब्द भी इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जैसे कई बार कहते हैं ना, प्रोबायोटिक दही आपको खाना चाहिए, इस तरीके की बातें होती है। तो क्यों प्रोबायोटिक दही आपको खाना चाहिए? बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर ओनली, कि जो ये आपके माइक्रोबायोम्स आपके होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या जो भी ये बैक्टीरिया है इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो जो भी लोग हैं, पीपल जो हु लिव टुगेदर टेंड टू हार्बर द सेम माइक्रोब्स इन द गट्स एंड माउथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो लोग हैं जो एक साथ रहते हैं, द पीपल हु लिव टुगेदर टेंड टू हार्बर द सेम माइक्रोब इन देयर गट्स एंड माउथ। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो ये कहा गया कि अगर बचपन में बच्चा मदर का मिल्क ड्रिंक करता है, तो मदर के मिल्क से ये जो माइक्रोब्स है वो आपके शरीर के अंदर ट्रांसफर, आज के समय में वो पाउडर वाला मिल्क और ये सब चलता है, तो वो भी एक फैक्टर होता है कि वो जो माइक्रोब्स वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है। साथ में जो हमारी लाइफस्टाइल जिस तरीके से है, तो ये भी कहा गया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो माइक्रोबायोम्स है वो उनका ट्रांसफर ही ना हो, और शरीर में अगर वो माइक्रोबायोम का ट्रांसफर नहीं होगा तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो मदर बेसिकली, मदर का मिल्क इट प्रोवाइड्स, पहले स्टेज है जो कि वो प्रोवाइड करता माइक्रोब्स टू द चाइल्ड। सो माइक्रोबायोम शिफ्ट अगर कंटिन्यूस बेसिस में होगा, तो बहुत सारे ये जो माइक्रोबियल स्ट्रेन्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे, और इससे कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो भी देखने को मिलेगी, जैसे बैक्टीरियल कॉम्पोजिशन, जो ह्यूमन गट्स मतलब जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर अलग अलग बैक्टीरिया हैं। सो इससे क्या है कि ये जो बायोम डिसफंक्शंस हैं, इससे कई प्रकार की बीमारियां, ओबेसिटी जैसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, व्हाट इज माइक्रोबायोम डिसफंक्शन। तो कैंसर, डायबिटीज, ओबेसिटी, मोटापा, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ओल्डेस्ट नोन सिसिलियन डेटेड एट 220 मिलियन ईयर्स ओल्ड फाउंड, ये आपका मिला है, ठीक है। तो रिसर्चर्स को मिला है, रिसर्चर्स दे हैव फाउंड ओल्डेस्ट नोन फॉसिल ऑफ वार्म लाइक एम्फीबियन। एक वार्म लाइक एम्फीबियन है जिसे हम सिसिलियन शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो रिसर्चर्स को ये फॉसिल मिला है, वार्म लाइक एम्फीबियन, एम्फीबियन जो कि पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है। तो ये एम्फीबियन मिला है, एंड लगभग 35 मिलियन ईयर्स पुराना है, बहुत पुराना है। ये इसके जो कॉमन एंसेस्टर्स की बात करें तो ये इसका कॉमन एंसेस्टर है डाइसोरोफॉइड टेमनोस टेमलोस स्पॉन्डाइल्स करके है ये आपका। ये इसमें से कोई प्रश्न प्रीलिम्स का नहीं, मेंस का नहीं पूछेंगे, प्रीलिम्स से रिलेटेड आज के समय में प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है। वाई सुप्रीम कोर्ट एग्जामिनिंग मैरिज लॉस फॉर द माइनर्स, माइनर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है क्यों मैरिज लॉस को एग्जामिन कर रहा है। तो ये टॉपिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस का हो जाता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना आप। अब देखो व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट लुकिंग फॉर, लुकिंग एट, देखो जनवरी 13 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गर्ल्स हैं, जैसे अब देखो एक तरीके से कुछ पर्सनल, एक टर्म आप याद रखना, दैट इज पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ मतलब जैसे मतलब रिलीजन के अंदर कुछ जैसे रिलीजन्स होते हैं, रिलीजन्स में मैरिज और ये सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए खुद के लॉज होते हैं, उन्हें हम पर्सनल लॉज कहते हैं। लॉ जो है तो उसे हम पर्सनल लॉ कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर चाइल्ड है, अब चाइल्ड मतलब 18 साल से कम एज में गर्ल चाइल्ड की आप मैरिज नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ पर्सनल लॉ उसको अलाउ कर देते हैं, मतलब एक सर्टन रिलीजन के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए, अगर रिलीजियस कंटेक्स्ट में जो पर्सनल लॉ एग्जिस्ट करते हैं, अगर मान लो अलाउ कर दें, तो यहाँ पे दो डिबेट शुरू हो जाती है, पर्सनल लॉ वर्सेस नॉर्मल जो लॉ आपके एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस पर चर्चा कंटिन्यूस बेसिस में हो रही है, और क्या ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को किस बेसिस में डिसाइड करना चाहिए कि पर्सनल लॉ अलाउ कर रहे हैं 15 साल में शादी कर दो, और जो लॉ है नॉर्मल उसमें कहा जा रहा है 18 साल में शादी कर दो, तो कैसे अलाउ किया जाए। यहाँ पे मैरिज एक इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन लॉ क्या कहता है, अगर लॉ दो दो डिफरेंट बातें कहता है, तो वहाँ पे कोर्ट का एक रोल बन जाता है कि वो एक प्रकार का एक गाइडलाइंस लेकर आए कि इन एरियाज में जो मैरिज हो, या जैसे अब चाइल्ड राइट्स भी मैटर करता है, 15 साल तो बहुत कम एज होती है, तो उसमें चाइल्ड राइट्स भी मैटर करता है। तो अगर आपने अलाउ कर दी 15 साल में मैरिज, तो बहुत सारे जो राइट्स हैं चाइल्ड के, दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने भी आप कह सकते हैं कि पिटीशन भी दायर की है, पिटीशन भी जो है वो दायर की है,
एंड अभी जैसे चीफ जस्टिस जो है इंडिया के ऑनरेबल, उन्होंने फॉर्मल नोटिस भी आपके जारी किया है, खास तौर से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, जिसमें ये कहा गया कि गर्ल ऑन अटेनिंग प्यूबर्टी और एज ऑफ 15 ईयर्स वो मैरी कर सकते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बेसिस में मैरिज किया जा सकता है, भले ये अगेंस्ट पॉस्को एक्ट, क्योंकि पॉस्को एक्ट में 18 साल कंसिडर किया है। तो यहाँ पे देखो, एक तो 15 साल में आपने अलाउ कर रहे हो, अब यहाँ पे 18 साल कह रहे हो, तो वो तो एक बहुत ही छोटी, मतलब आप कह सकते हैं कि एज बहुत कम है, 15 ईयर्स तो बहुत कम एज है। तो इसमें फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक रोल आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी आपका हाई कोर्ट ऑर्डर के द्वारा बातें कही, तो ये फिर आप कह सकते हैं कि फिर वो दूसरी जगह भी फॉलो होने लग जाएगा, तो वो ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी अपने जजमेंट्स हैं उसको सामने रखेंगे। अब देखो, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 की बात करें तो उसने भी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट लेकर आए 2006 में, जिसमें मैरिज की एज आपकी इंक्रीज की गई है फॉर वुमेन फ्रॉम 18 टू 21 ईयर्स। तो ये अमेंडमेंट बिल है जिसमें 18 से 21 साल किया गया। दिसंबर 2021 में ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया, मतलब अभी पास नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको फिर इसको फर्दर थोड़ा एक्सटेंशन दे दिया गया है डिबेट के लिए। फिर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की अगर बात करें तो उसने भी हाईलाइट किया है कि क्या पर्सनल लॉ वो कई प्रकार के, जैसे पॉक्सो एक्ट है और दूसरे जो लॉ एग्जिस्ट करते हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं क्या, अगर पर्सनल लॉस की बात करें। जैसे आपके पास इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की बात करें, पारसी मैरिज डाइवोर्स एक्ट, ये सब पर्सनल लॉ। स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें, हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, मिनिमम एज जो मैरिज है ये 21 है, वुमेन के लिए 18 ईयर्स है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो पर्सनल लॉ, कुछ पर्सनल लॉ अगर अलाउ करते हैं तो क्या दैट शुड बी अलाउड, तो ये देखने की बात बन जाती है। तो यहाँ पे जो ऑनरेबल कोर्ट है उनके पास भी एक जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन किया जाए, मतलब सभी लोग उस एज को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे जो चाइल्ड है उसका राइट भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ विल द T1 सेटलमेंट साइकिल्स इम्पैक्ट मार्केट। देखो, प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज जो हमारी है वो मंडे टू फ्राइडे होती है, तो कल आपको 7 बजे मिल जाएगी। पुरानी जो सेशन है तो फटाफट आप लोग देखो। साथ में UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सेशन फर्स्ट आई रिकॉर्ड देन मैं आपको लाइव करता हूँ, तो इसमें थोड़ा सा समय रहता है, क्योंकि इससे फ़ायदा आपको ये है कि सारे के सारे वीडियोस कैटेगरी में ही वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो वो आप लोग देख सकते हैं। प्लस इसमें टाइम भी आपका काफ़ी बचेगा। जैसे आई एम ट्राइंग कि आपका 30 मिनट्स के विद इन ये जो सेशंस हैं वो आपके हों। टॉपिक्स की क्वालिटी और टॉपिक्स के कवरेज में कोई कमी नहीं है, आप ये चीज़ चेक कर सकते हो। वो आप ध्यान आपको देना ही है, वो सेम सारी चीज़ें हैं। बट पॉइंट सिर्फ हमें ध्यान में रखना है कि बाय यूजिंग द फुटेज प्लस कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके किस तरीके से और बेटर प्रेजेंटेशन किया जा सके, वो भी एक फोकस रहता है। साथ में ये भी देखना है कि अभी खास तौर से आप लोग का प्रीलिम्स भी आ रहा है, तो एक एक मिनट भी कीमती है। तो अभी अगर आप 1.5 घंटा सेशन देखोगे हिंदू का, तो दैट इज़ नॉट अ राइट डिसीजन। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो टॉपिक्स यूपीएससी रेलिवेंट है, पहली चीज़ तो उस पर फोकस करना है। साथ में ये भी देखना है कि नोट्स अपने प्रिपेयर करो। पीडीएफ मैं आपसे शेयर करूंगा सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो उस पर जाओ, पीडीएफ डाउनलोड करो। अब माइंड मैप्स भी आई विल शेयर, पहले 1 फेब से माइंड मैप भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। माइंड मैप्स भी लो, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी, बस आपको पढ़ाई करना है और दिन भर करंट अफेयर्स नहीं करना है। एक प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज कर लो, एक हिंदू कर लो, करंट अफेयर्स में कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, ये चीज़ आप जरूर से फॉलो करो। अब यहाँ पे देखो, हाउ विल द T+1 सेटलमेंट साइकिल इम्पैक्ट मार्केट्स। व्हाट इज T1 सेटलमेंट साइकिल की बात करें, ठीक है। सो अ ट्रेड इन्वॉल्व्स, जैसे मान लो जैसे स्टॉक मार्केट की बात करें और शेयर्स का ट्रेड अगर हमें करना है, तो वहाँ पे क्लियरिंग, सेटलमेंट, बहुत सारी ऐसे स्टेप्स आपके लिए जाते हैं। तो अगर मान लो, अगर किसी चीज़ को हम क्लियर भी करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर लाइक यहाँ पे कई सारी डिफरेंट पार्टीज़ हैं, तो यहाँ पे जैसे डिफरेंट पार्टीज़ हैं, खास तौर से अगर आप ये देखोगे, दिस इज़ रिलेटेड विद द मार्केट, है ना। खास तौर से जो मार्केट है उसमें चीज़ों को सेल करने की जब हम बात करते हैं, तो उस स्थिति के अंदर अगर किसी चीज़ को क्लियर करना कि ठीक है, ये एक्स है, एक्स इक्विटीज़ हैं, इनको आपको ट्रेड करना है। इसको अगर आपको ट्रेड करना है, तो इसमें जैसे एक ट्रेड करना, फिर दूसरे को ट्रांसफ़र करना, ये इसमें कई सारी चीज़ें हैं। जो भी जिसको भी डिलीवर करना, उसमें भी पार्टीज़ इन्वॉल्व है। साथ में दोनों लेवल पे जो पार्टीज़, मान लो जो बेच रहा है, जो खरीद रहा है, जो खरीद रहा है उसके बिहाफ में कई प्रकार के ब्रोकर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये साइकिल आपकी एग्जिस्ट करती है। तो जैसे आज आपने कहा कि हाँ, एक्स है, इसको ट्रेड करना स्टार्ट कर दें। अब ऐसा नहीं कि जिस दिन आपने एक्स इक्विटी या शेयर को आज ही से ट्रेड कर दिया, तो फिर अगले तुरंत ही उसको सेल, खरीदना बेचना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या किया गया, तो ये जो साइकिल है इसे खाली टी साइकिल कहेंगे। T+0 का मतलब हुआ कि उसी दिन, T+1 का मतलब आपका अगले दिन, T+2 का मतलब अगले 2 दिन बाद। तो ये समय क्यों चाहिए, 1 या 2 का जरूरत क्यों है, क्योंकि समय लगता है ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, क्लियर करना और सेटलमेंट करना।
ये चीज़ आज के समय में डिजिटल एज में भी ऐसा नहीं कि फटाफट लिया खरीदा तो सब कुछ एकदम से आ जाए। तो वहाँ पे भी T+1 अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, T+2 की जगह T+1 अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि खास तौर से पार्टीज़ के पास भी इनफ फंड हो कि आपने कुछ की तो जो खरीद रहा है वो फंड को ट्रांसफ़र कर सके। फिर क्या है कि जो सेटलमेंट डेट है, फंड्स है, सिक्योरिटीज़ है, वो भी आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सके, क्योंकि उसपे भी समय लगेगा। इसमें भी कई प्रकार के जो रिस्क इन्वॉल्व्ड आपके होते हैं। तो ये जितने भी परचेज़ या सेल करना स्टॉक की बात करते हैं, तो जिस दिन आपने कहा कि आज से आप ट्रेड कर सकते हो, तो उसके लिए आप टी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर किस दिन पे T+0 उसी दिन, T+1 अगले दिन, T+2 2 दिन बाद। तो इस प्रकार से जैसे अभी T+2 अरेंजमेंट अगर हम करते हैं, तो नेक्स्ट डे फॉलोड बाय अनदर डे सेटलमेंट, तो T+2 अरेंजमेंट। तो अभी इसे कहा जा रहा है कि T+1 अरेंजमेंट की तरफ जो है वो जाया जाए। डिजिटल एज की बात करें, व्हाई इज़ अ सेटलमेंट नॉट डन इंस्टेंटली, यही सिंपल सी बात है कि बहुत ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि ब्रोकर्स हैं, उसे उसकी भी कई प्रकार की ऑब्लिगेशंस होती हैं। जो इन्वेस्टर्स है उसे भी अपना अकाउंट क्रिएट करना, फिर कई अकाउंट्स अप्रूव होते हैं, ब्रोकर्स के अकाउंट्स अप्रूव, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं कि उसी समय तुरंत ट्रेड नहीं किया जाता। तो इसलिए कहा गया T+1 अरेंजमेंट, भले क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें अपने आप कम हो गई हैं, बट T+1 अरेंजमेंट इज़ फाइन। T+1 अरेंजमेंट आपका किया जा सकता है, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई। एशिया सिक्योरिटी इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल मार्केट एसोसिएशन, एशिया ट्रेड फोरम और इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन ने आपका हाईलाइट किया है कि एंड टू एंड, जैसे मान लो अगर हम इस अरेंजमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें एक तो जहाँ से चीज़ें ट्रेड होंगी, जो बाय करेगा, तो वहाँ पे कई प्रकार के एंड टू एंड प्रोसेस रीडिज़ाइन, फिर टेक्नोलॉजी पे भी इन्वेस्टमेंट आपका करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हैं। और आसानी से चीज़ें यहाँ से वहाँ माइग्रेट कर सके, ये सब पर फोकस करने की ज़रूरत बन जाती है। खास तौर से इवन जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स की बात करें, क्योंकि देखो कई सारे शेयर्स हैं, इंडिया के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी होंगे, बाहर से भी खरीद रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अकाउंट किस तरीके से उसे वेरीफाई करना, प्लस किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, डिफरेंट टाइम जोन डिफरेंस भी हो सकता है कि आप किस समय बाय कर रहे हो, तो यहाँ इंडिया में डिफरेंट टाइम हो, दूसरा कहीं और टाइम हो। ये सब बहुत सारे मल्टीपल पार्टीज भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, इसलिए T+1 अरेंजमेंट किया गया। T+2 अरेंजमेंट की जगह T+1 अरेंजमेंट की बात आपकी की गई है। सो इसका PDF सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी जो सेशन की टाइमिंग है वो आपको, आप सभी को पता है कि जो टाइमिंग आपकी 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा, 9 बजे के आसपास वीडियो आपका प्रीमियर मतलब लाइव हो जाता है। फर्स्ट आई हैव टू रिकॉर्ड, फिर मैं आपको जो है लाइव कर देता हूँ वीडियो, जिससे कि आपको सारे वीडियोस वीडियो कैटेगरी के अंदर मिले। दूसरा, लाइव वीडियोस जो आप देख रहे हो, अगर मान लो इससे पुराने वीडियोस देखने कुछ, तो आपको इससे मिल जाएंगे। आपको प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और अगर आप देखना चाह रहे हो तो लाइव वाला एक कॉलम, उस पर क्लिक करके वीडियोस देख लो। यहाँ पे भी आपके 23-24 से आपके पूरे वीडियोस कैटेगरी के अंदर है। साथ में देखो कि अभी ये 31 जनवरी तक बहुत अच्छा ऑफर है ये आपके लिए। ये जो कॉम्बो देख रहे हो ना, कॉम्बो में ऑप्शनल भी इंक्लूड है। आप इमेजिन करो, आप में ऑप्शनल है, जनरल स्टडीज के इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, IR, इंटरनेशनल रिलेशन, सब टॉपिक्स आपको, इतने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने, इथिक्स, एसे राइटिंग, हर चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। और सबकी लाइव क्लासेस हैं, क्लासेस, और एक एजुकेटर के मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल कोर्सेस आते हैं, सब एक्सेस कर सकते हो। क्लासेस में से रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को जो है करें। और जैसे बहुत सारे बैच कोर्सेज, लाइव बैच कोर्सेज भी आ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो ये आरंभ बैच भी आ रहा है। NCERT का कोर्स है, वो भी आप चाहो तो सेपरेटली कर सकते हो। प्लस अगर आप देखें तो ये ऑफलाइन जो है उसका भी बैच फरवरी 4 से है। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि चलो जयपुर दिल्ली के आसपास रहते हो, तो ऑफलाइन बैच भी आप करो। ठीक है, कैसे ज्वाइन करोगे? अनअकैडमी.com में जाओ, UPSC CSE सेलेक्ट करो, SPLIVE कोड डाल के अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सेशन को जरूर से लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।